तो मेरे नौनिहालों, कैसे हो? मोशन लर्निंग में आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सल्फर के ऑक्सी अम्लों के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। इस चैप्टर का देखो बड़ा सा चैप्टर है पी ब्लॉक। उसमें आपको 15th ग्रुप भी पढ़ना है, 16th ग्रुप भी पढ़ना है, 17th भी पढ़ना है, 18th ग्रुप भी पढ़ना है। उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करनी, तो अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर पे जीत पाने के लिए एक मूल मंत्र मैं आज आप लोगों को देती हूँ। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर 100 सालों तक राज किया, बोलो किया कि नहीं? उनकी एक ही नीति थी, क्या? डिवाइड एंड रूल। जब वो 100 साल तक हमारे ऊपर राज कर सकते, तो यार पी ब्लॉक चैप्टर पे हम राज नहीं कर सकते? डिवाइड एंड रूल। आप चाहें तो इस चैप्टर को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देख लें, या हर एक लेक्चर को एक दिन में निपटाने की कोशिश करें। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। या दो लेक्चर्स को आप एक साथ करने की, या जैसे भी आप लोगों को समझ में आता है, बस डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करें। तो बात करते हैं हम सल्फर के ऑक्सी अम्लों के बारे में। तो सल्फर के ऑक्सी अम्लों में पहली ही बात करेंगे हम अपने प्यारे से सल्फ्यूरस अम्ल के बारे में। हाँ जी, ये बड़ा प्यारा सा सल्फ्यूरस अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल या सल्फर के जितने भी ऑक्सी अम्ल हैं, उन सभी की स्ट्रक्चर देखिए ऐसे बनेगी कि आप लेंगे सल्फर किसकी तरह? एज ए सेंट्रल एटम की तरह। केंद्रीय परमाणु कौन है यहाँ पर? सल्फर। अब आप जानते हैं कि सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए इस प्रकार से। अब ऑक्सीजन कितने हैं बेटे अपने पास में? अपने पास ऑक्सीजन है 3, है ना? 3 ऑक्सीजन है। तो देखो एक तो इससे डबल बॉन्ड के साथ में साझा करके बनाएगा ऐसे 2 ऑक्सीजन इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 कौन है? हाइड्रोजन भी है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी यहाँ पर सहसंयोजक बंध बनाएगा। अब इसकी जब ये स्ट्रक्चर बनती है ना बेटे, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हुए हैं, यही ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ इन हाइड्रोजनों को निकालने का काम करते हैं। बाकी और कोई भी हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने फास्फोरस के जब ऑक्सी अम्ल पढ़े थे वहां पर भी इस बारे में बात की थी। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अंक है सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना है बेटे? +4। देख लीजिए आप, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +4 आप लोगों को नजर आ रहा होगा। + 4 ऑक्सीकरण अंक के साथ साथ यहाँ पर इसकी क्षारकता की बात की जाए तो बच्चों, क्षारकता क्या होती है किसी भी अम्ल की? कि कोई अम्ल कितने H+ दे रहा है। तो बताइए, ये वाला H+ भी मिलेगा और ये वाला H+ भी आपको यहाँ से प्राप्त होगा। तो क्षारकता कितनी मानी जाएगी? सल्फ्यूरस अम्ल की 2 क्षारकता मानी जाएगी। अगर ये हाइड्रोजन डायरेक्ट इस सल्फर के साथ में जुड़ा हुआ होता तो ये नहीं निकलता। ठीक है, तो वो अम्लता में, क्षारकता में काउंट नहीं होता। हाँ, अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लता होती है। हाँ, रेडॉक्स चैप्टर में आप लोगों को ये चीज भी देखने को मिलेगी 11th क्लास में। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल के बारे में इतना ही आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा सल्फ्यूरस अम्ल की स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, उसका ऑक्सीकरण अंक बता दीजिएगा और उसकी क्षारकता के बारे में आप बता दीजिए, आपका काम खत्म। सल्फ्यूरस अम्ल के बाद में मेरा फेवरेट है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें देखो एक ऑक्सीजन ज्यादा है। तो देखो सल्फर की वो वाली साइट जहां पर सल्फ्यूरस अम्ल का लोन पेयर था, अब उस वाली साइट पर भी एक ऑक्सीजन परमाणु इस तरीके से आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैडम सल्फर का तो ऑक्टेट जो है वो एक्सटेंड हो गया। होने दो, क्योंकि सल्फर के पास में रिक्त डी कक्षक हैं, तो ये अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है। तो देखो 2 मतलब 6 तो इसके खुद के थे, 6 इसने बंद बना लिए, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 12। और ये जो हाइड्रोजन मैंने नीले वाले बनाए हैं, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और किसका निर्माण करेंगे? क्षारकता का निर्माण करेंगे। तो इसकी क्षारकता कितनी मानी जाएगी बच्चों? 2 ही मानी जाएगी। और सल्फर का जो ऑक्सीकरण अंक है यहाँ पर वो कितना है? देखिए +6 आ रहा है, +6 इसका ऑक्सीकरण अंक आएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो अम्लराज भी कहलाता है, अम्लों का राजा होता है ये, है ना? क्या है ये? अम्लों का राजा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्लों का राजा होता है। स्ट्रक्चर उसकी इस प्रकार की होती है। ऑक्सीकरण अंक और क्षारकता के बारे में आप लोग
अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। देखो है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल ही, बट ये बस वो देखो आप लोगों ने पढ़ा है OH। OH कौन होता है बेटा? हाइड्रोक्सी, है ना, या अल्कोहल। बोलिए, अल्कोहल होता है, अल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल होता है ना। अगर इस O की जगह पे S ले लिया जाए तो बताइए क्या बन जाएगा? थायो अल्कोहल बन जाएगा ना, थायो अल्कोहल बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि इस ऑक्सीजन की जगह पर अगर सल्फर ले लिया जाए तो ये किस में बदल जाता है? इसके थायो कंपाउंड में बदल जाता है। तो देखो इसका भी नाम क्या है? थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। वही सल्फ्यूरिक अम्ल है जो थोड़ी देर पहले आपने देखा था, ये वाला, इधर O इधर H, इधर O इधर H। ठीक है, आपके यहाँ पर कितने S हैं? 2 S हैं, परंतु केंद्रीय सल्फर तो एक ही रहेगा और इस ऑक्सीजन की जगह पे अब क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन की जगह पर जब सल्फर आ जाता है तो वो थायो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल भी सल्फर आ जाने की वजह से, एक ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर आ जाने की वजह से किस में बदल जाता है बच्चों? थायोसल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। अब यहाँ पर जो सल्फर है इसका ऑक्सीकरण अंक भी बदल जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? अब की बार +4 हो जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। और इसकी जो क्षारकता है वो भी कितनी हो जाएगी बच्चे? 2 ही। क्षारकता तो 2 ही रहेगी, क्योंकि क्षारकता किस पर डिपेंड करती है? केवल ऑक्सीजन से जुड़े हुए पोलर हाइड्रोजन पर ही सिर्फ और सिर्फ क्षारकता डिपेंड करती है। तो थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब समझ में आया? अच्छा, ऑक्सीकरण अंक यदि आप लोगों को नहीं निकालना आता है तो देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता तो जानते हैं ना। तो देखो मोर विद्युत ऋण परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। तो ये एक तरफ से, ये 2 तरफ से, तो बताइए इस पे -2 इस पे +2 आएगा। इधर भी ऑक्सीजन है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पे +4 जाएगा। यहाँ पर भी वही, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके ही पास से जाएगा, तो टोटल इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? +4 चार्ज आ गया। ठीक है, और क्योंकि इस सल्फर और इस सल्फर की विद्युत ऋणता एक समान है तो किसी पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं, जितने बंधों से जुड़े हुए होते हैं, उतना ही इस तरीके से प्लस और माइनस चार्ज यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। अगले अम्ल की हम बात करते हैं, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। परऑक्सी, देखो ये वाला जो बंध होता है ना बेटा, ये गांधी जी का चश्मा है ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना देते हैं, हालांकि इसको टेढ़ा सा। तो ये कौन सा बंध कहलाता है बेटा? परऑक्सी। कौन सा बंध कहलाता है बेटा? परऑक्सी बंध कहलाता है। तो इस प्रकार का बंध यदि उपस्थित है तो परऑक्सी, और एक ही है इसलिए मोनो और सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल मैंने आप लोगों को बताया था, ये स्ट्रक्चर होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की, H2SO4 की। बोलिए टेट्राहेड्रल, है ना, चतुष्फलकी ज्यामिति यहाँ पर पाई जा रही है। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहा है और नाम भी क्या है? परऑक्सी। तो आप चाहें तो इसको, आप चाहें तो इसको परऑक्सी बंध बनाए तो बताइए, एक सल्फर हो गया, 5 ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जो परऑक्सी बंध है इसी के साथ में हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों? परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल की। ठीक है, अब इस परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक यदि आप निकालें तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, भी इसके जस्ट पहले वाले में, कि क्योंकि सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता किसकी होती है बच्चों? ऑक्सीजन की होती है। तो ये वाला ऑक्सीजन इस सल्फर से 2 बंधों से जुड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ से इसके इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक उसका इलेक्ट्रॉन, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनाया है उसी इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा ना। तो ये वाला सल्फर इस सल्फर के, ये वाला ऑक्सीजन इस सल्फर के दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो खुद के ऊपर -2 चार्ज और इस सल्फर के ऊपर इसकी वजह से +2 चार्ज आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इधर भी बिल्कुल ऐसा ही, ये वाला ऑक्सीजन भी इस ऑक्सीजन की भांति बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। ये ऑक्सीजन केवल एक ही बंध खींच रहा है, सॉरी H2S, एक और H है भाई, H2 है। तो ये वाला ऑक्सीजन इस सल्फर से केवल एक ही
इलेक्ट्रॉन का साझा किया हुआ है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसकी वजह से इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर -1 चार्ज माना जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी, तो बताइए इस पर -1 और इस पर +1, तो S पर कितने टोटल प्लस हो गए भैया? 2 2 4 और 2 6 हो गए। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक कितना पाया जा रहा है सल्फर पर? +6 पाया जा रहा है। और क्षारकता देखो, ये क्षारकता 2 हाइड्रोजन है, दोनों ही ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए कितनी मानी जाएगी? 2। यानी कि ये जब जलीय विलयन बनाएगा तो कितने H+ रिलीज करेगा? 2। देखिए इन सभी के बारे में आप लोगों को यदि विस्तार से पढ़ना है तो आप एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, संकरण। ठीक है, ये जो संकरण है बेटा, जब आप इस पूरे टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे तो हम इसी में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी लगा सकेंगे, जिसकी वजह से आप इसके अणुओं की ज्यामिति के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यदि आपके ये दोनों टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप किसी भी अम्ल का आंख बंद करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ज्यामिति बता सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक बता सकते हैं, उसकी क्षारकता, उसकी अम्लीयता, सभी के बारे में, यानी कि पूरी की पूरी कुंडली निकाल सकते हो आप। ठीक है, होता ना, आंख बंद करके भगवान की फोटो बन जाती है, वैसे ही आंख बंद करके आपको इनकी फोटो भी नजर आ जाएगी, बशर्ते कि आपको संकरण और VACPR थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले अम्ल की। अब देखो परऑक्सी भी है और डाई भी है, यानी कि परऑक्सी अम्ल भी है, यानी कि वो परऑक्सी बॉन्ड भी है, और डाई सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, यानी कि 2 सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे से परऑक्सी बंध से जुड़े हुए हैं, और इसी को आप क्या कहते हैं बेटा? कैरो अम्ल भी कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है? देखिएगा कि आपका H2SO4 की जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल उसी को मैं फोकस करते हुए आप लोगों को सारी स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा रही हूँ, ताकि आप किसी भी सल्फर की स्ट्रक्चर में या किसी भी सल्फर के ऑक्सी अम्ल की स्ट्रक्चर में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए ये वाला जो बंध बना, कौन सा बंध बना दिया मैंने? परऑक्सी बंध बना दिया, जिससे इधर वाला सल्फ्यूरिक अम्ल और इधर वाला सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों ही मिले हुए हैं, और यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन होगा वो एक हाइड्रोजन से ऐसे और एक हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा हुआ होगा। बोलिए स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई? तो बोलिए क्या आपकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई? परऑक्सी भी बन गया और डाई सल्फ्यूरिक अम्ल भी बन गया। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल में जो क्षारकता है वो किसकी वजह से है बच्चों? इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की वजह से। तो यहाँ पर जो क्षारकता है वो कितनी होगी? 2। कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं बच्चे? यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। और क्योंकि ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो देखिए ऑक्सीकरण अंक भी अब आप निकाल पाएंगे। ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो ये लीजिए, ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। अब कैसे भाई? इसकी वजह से +2, इसकी वजह से भी +2, इसकी वजह से +1 और इसकी वजह से +1। उधर भी देख लेते हैं, इसकी वजह से भी +2, इसकी वजह से भी +2, +1 +1, 2 2 4 और 2 6, इसकी भी 2 2 4 और 2 6। तो प्रत्येक सल्फर का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर कितना है? क्लियर? छोटी छोटी चीजें जो केमिस्ट्री में काम आती हैं, विद्युत ऋणता, संकरण, VACPR, ये सब अगर आपको आ गया ना तो आप मेरे को भी केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, मेरे से भी अच्छी केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो। अब पता नहीं मैं अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ या नहीं, ये तो आप बताएंगे, परंतु आप बहुत अच्छी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है केमिस्ट्री, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप शुरू से शुरुआत करें, बड़ा ही मजा आएगा इस सब्जेक्ट में। अगले अम्ल की बात करते हैं। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम भी इसे कहा जाता है बच्चों। तो इसमें जो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल इसे क्यों कहा गया है, इसका कारण समझिए। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में धुआं होता है, किसका? SO3 का। है तो सल्फ्यूरिक अम्ल ही, परंतु SO3 के धुएं वाला, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसे सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। इसकी बॉटल को जब खोला जाता है ना बच्चों, तो क्या होता है, जैसे ही इसकी बॉटल का ढक्कन हटाया जाता है, इसके अंदर से धुआं ऐसे सफेद सफेद कलर का धुआं निकलता हुआ नजर आता है। तो आपको इसकी बॉटल को खोलने के पहले थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और ये सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल को पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम के नाम से भी ये फेमस है, ओलियम। ठीक है, अब इस ओलियम की जो
स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं हम। देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर और 7 ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो 2 सल्फर इस तरीके से, देखिए हमने H2SO4 की स्ट्रक्चर बनाई हुई है बच्चों, बिल्कुल उसी प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी। H2SO4 है, देखिएगा ये एक O के साथ में H, H2S2O7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर हो गए, और 1 ऑक्सीजन इन दोनों के ही बीच में इस तरीके से साझित रूप में उपस्थित रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, हर एक सल्फर की स्ट्रक्चर को यदि देखेंगे तो ये कैसी होगी, चतुष्फलकीय संरचना, है ना। यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक की अगर हम बात करें कि भाई जो सेंट्रल एटम होता है या केंद्रीय परमाणु होता है, उसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या माना जाएगा, क्या निकल रहा है, देखो इसकी वजह से +2, इसकी वजह से भी +2, इसकी वजह से +1 और इसकी वजह से +1, तो 2 2 4 और 2 6। यानी कि यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीकरण अंक है दोनों ही सल्फर का वो कितना है, इसका भी +6 और इसका भी +6, दोनों का अलग अलग +6, ठीक है। और इसकी क्षारकता की बात करें तो आप बताइए, देख सकते हैं स्ट्रक्चर को देख करके कि इसकी क्षारकता कितनी होगी। 2 हाइड्रोजन देगा, एक ये वाला हाइड्रोजन देगा और एक ये वाला हाइड्रोजन ये देगा, ठीक है। यानी कि जल में घुलने पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, इसलिए इसकी क्षारकता भी कितनी मानी जाएगी बच्चों, 2 मानी जाएगी। बोलिए बात समझ में आई। अगली बात करें हम तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में इसे सधूम क्यों कहा जाता है, SO3 की गैसों की वजह से, SO3 की वाष्प की वजह से इसे सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल नाम दिया गया है। इसे पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है और ओलियम के नाम से भी ये फेमस है। कई बार आप लोगों से बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओलियम का सूत्र लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, H2S2O7। परंतु यदि आपसे कहा जाए कि सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखिए तो आपको लिखना है SO3 + H2SO4। दोनों चीजें ये और ये है तो एक ही, परंतु यदि ओलियम बोला जाए तो आपको ये सूत्र बनाना है, और यदि सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाए तो बच्चों ये वाला सूत्र लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को इस बारीकी का ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु यदि आप ये वाला भी सूत्र लिख देते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये भी सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल ही है। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, ओलियम, इन दोनों को ही कहा जाता है, ये और ये एक ही चीज है। देखो H2S2O7 यही है ना, बट ओलियम नाम से क्या है, H2S2O7 फेमस है, ठीक है। अगर आप इसको लिख भी देते हैं तो नीचे सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम करके इस तरीके से लिख देना, आपका आंसर दोनों भी लिखने पर गलत नहीं होगा। परंतु सही तरीका क्या है, सधूम यानी कि धूम्र किसका है, SO3 का है, इसलिए यहाँ पर सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में इस SO3 को मेंशन करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों इतनी। अगली बात करते हैं हम अपना अगला जो अम्ल है वो है डाइथायोनिक अम्ल, ठीक है, डाइथायोनिक अम्ल। अब देखो इसका फॉर्मूला देखो, H2S2O6, एक ऑक्सीजन कम है ओलियम से, है ना, ओलियम में एक ऑक्सीजन ज्यादा था, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बीच में जो ऑक्सीजन था सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में, वो ऑक्सीजन अब यहाँ पर नहीं रहेगा और दोनों ही सल्फर एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे इस प्रकार। तो देखो H2S2O6 हो गया। तो स्ट्रक्चर जो है इसकी ऐसी बनेगी, वही चतुष्फलकीय ज्यामिति, इसकी भी चतुष्फलकीय ज्यामिति, और यहाँ पर जो इसका ऑक्सीकरण अंक होगा सल्फर का, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक बताइए, इसकी वजह से 2, इसकी वजह से भी 2, इसकी वजह से 1। बताओ इसकी वजह से भी होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इस सल्फर की और इस सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल एक जैसी होती है, एकदम समान होती है। तो न तो ये वाला सल्फर इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, न ही ये वाला सल्फर इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अंक हुआ सल्फर का वो कितना हुआ बच्चों, +5। और यहाँ पर यदि क्षारकता की बात की जाए, क्योंकि ये अम्ल है, अम्ल की क्या होती है, क्षारकता होती है। कितने H+ डोनेट कर सकता है ये, बोलो ये वाला और ये वाला, वैसे भी 2 ही दिख रहे हैं ना, परंतु ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ पोलर होता है, इसलिए इसको निकालना आसान होता है। तो क्षारकता कितनी मानी जाएगी बच्चों, 2 मानी जाएगी। अगला अम्ल हमारा है पॉलीथायोनिक अम्ल। अब पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब कई सारे, है ना। अब
थायोनिक अम्ल आपने बनाया था, ये देखो, ये थायोनिक अम्ल था, है ना, ये देखो ऐसा थायोनिक अम्ल था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया है ना, ये देखो ये आपका थायोनिक अम्ल था, बस ये दोनों जुड़ गए थे। परंतु यहाँ पर अब कौन सा शब्द आ गया है, पॉलीथायोनिक अम्ल। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे एस परमाणु, n नंबर ऑफ s परमाणु यहाँ बीच में उपस्थित हो, तो ये बन जाता है पॉलीथायोनिक अम्ल बन जाता है। अब इस पॉलीथायोनिक अम्ल का भी जो ऑक्सीकरण अंक है, इस वाले सल्फर और इस वाले सल्फर का ऑक्सीकरण अंक यदि निकाले तो कितना आएगा बच्चों, +5 ही आएगा। और इसकी भी क्षारकता की अगर हम बात करें, इसके क्षारकता की भी यदि हम बात करें तो क्षारकता कितनी आएगी बच्चों, 2 ही आएगी। देखो थायोनिक अम्ल की स्ट्रक्चर से हम लोगों को 3 स्ट्रक्चर्स पता लगी। देखिए आप देखो तीनों की स्ट्रक्चर मैं अभी 2 मिनट में दिखाती हूँ आप लोगों को। सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल, सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल में यहाँ बीच में ऑक्सीजन था। डाइथायोनिक अम्ल जो था उसमें एक सल्फर दूसरे सल्फर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। डाई मतलब दो सल्फर एक दूसरे से जुड़े हुए और अम्ल बनाते हुए, डाइथायोनिक अम्ल। और अगर बात करें पॉलीथायोनिक अम्ल की, तो पॉली में क्या होगा, 2 से ज्यादा, यानी कि कई सारे, मैनी, पॉली मतलब मैनी मतलब बहुत सारे सल्फर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। अगली बात करते हैं डाइथायोनस अम्ल की बात करते हैं। तो देखो डाइथायोनिक अम्ल था तो भी 2 सल्फर परमाणु ऐसे लिए गए थे। अब ये कौन है, डाइथायोनस अम्ल है। तो डाइथायोनस अम्ल में ये ऑक्सीजन, एक क्राउन ऑक्सीजन तो इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है, परंतु यहाँ पर ये देखिए आप, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और ये दोनों ही सल्फर परमाणु एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो ये क्या बना बच्चों, डाइथायोनस अम्ल। बेचारा गरीब सा अम्ल नहीं लग रहा है आप लोगों को, मुझे तो बड़ा गरीब अम्ल लगता है ना, क्योंकि देखो इतनी छोटी सी स्ट्रक्चर, बाकी जो अम्ल थे सल्फर के, ऑक्सी अम्ल, उनमें कितनी खतरनाक स्ट्रक्चर थी। ये देखो कितना बढ़िया प्राणी है, मस्त आराम से सिंपल सादी सी स्ट्रक्चर है ना। तो डाइथायोनस अम्ल सबसे सरल स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो इसी की होगी, डाइथायोनस अम्ल की। अब ये डाइथायोनस अम्ल में जो सल्फर का ऑक्सीकरण अंक है बच्चों, वो कितना है बताइए। इसकी वजह से +2 और इसकी वजह से +1, यानी कि +3। बोलिए +3 है। और यदि इसकी क्षारकता की बात करें, डाइथायोनस अम्ल की क्षारकता की यदि हम बात करें तो कितनी होगी क्षारकता इसकी, बोलो। ये वाला हाइड्रोजन वो वाला हाइड्रोजन दोनों ही निकल सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्षारकता कितनी होगी बच्चों, 2। ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के जितने भी अम्ल हैं उनमें लगभग क्षारकता कितनी पाई जा रही है बच्चों, 2 ही पाई जा रही है। तो सल्फर के जितने भी ऑक्सी अम्ल थे उनके बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया, सबके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया, ऑक्सीकरण अंक के बारे में पता लगाया और उनकी क्षारकता के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी ली है। तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू हम ले लेते हैं कि सल्फर के जो ऑक्सी अम्ल होते हैं कौन कौन से होते हैं। एक बार थोड़ा सा, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल में आप H2SO4 जानते हैं, H2SO4 की जगह पर H2SO3 होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए इसका नाम भी क्या हो जाता है, H2SO4 नहीं होकर के H2SO3 है, इसलिए सल्फ्यूरिक ना होकर के क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल है। सल्फ्यूरस अम्ल की जो ज्यामिति होती है वो ऐसी होती है, ऑक्सीकरण अंक आपका +4 और क्षारकता आपकी क्षारकता इसकी 2 मानी जाती। इसके बाद बात हुई थी हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल की। जो सल्फ्यूरिक अम्ल में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर ऊपर डबल बॉन्ड बना लेता है और इस प्रकार की एक टेट्राहेड्रल या चतुष्फलक की संरचना यहाँ पर आपको देखने को मिलती है सल्फ्यूरिक अम्ल की, जिसमें ऑक्सीकरण अंक सल्फर का +6 और क्षारकता 2 आई है। इसके बाद हमारी बात हुई थी थायोसल्फ्यूरिक अम्ल की, है ना। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है जब भी हम थायो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा हुआ होता है तो वहां पर थायो शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो ये क्राउन ऑक्सीजन की जगह पर क्या लगा हुआ है, सल्फर लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। क्षारकता +4 और ऑक्सीकरण अंक जो है +4 और क्षारकता यहाँ पर 2 आई है। इसके बाद
परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा तो लग रहा है, पर यहाँ पर एक परऑक्सी बंद होने की वजह से इसे क्या कहा जाएगा, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। परऑक्सी यानी कि परऑक्सी बंद और कितने, एक परऑक्सी बंद उपस्थित होने के कारण इसे मोनो परऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, जिसमें सल्फर की ऑक्सीकरण अंक +6 और क्षारकता 2 होती है बेटा। जिसके बाद हमने बात करी थी परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो देखो एक सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, परऑक्सी बंध से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे, जिसमें क्षारकता 2 और ऑक्सीकरण अंक +6 लिया गया है। अगली बात हम लोगों ने की थी सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल की। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में जो SO3 के धूम्र उत्पन्न होते हैं उनकी वजह से इसका नाम होता है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। और सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर को इस प्रकार से दिखाया गया है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल दूसरे सल्फ्यूरिक अम्ल से ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, कुछ इस प्रकार। क्षारकता इसकी 2 और ऑक्सीकरण अंक +6 होता है। और मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आपसे बोले कोई कि सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बताइए तो आप ये लिखिएगा, परंतु ओलियम यदि कहा जाए तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे तो ज्यादा सही माना जाएगा। दोनों ही सही है होने को। डाइथायोनिक अम्ल, अब डाइथायोनिक देखो दोनों एस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, कितने एस जुड़े हुए, 2, तो डाई, थायो सल्फ्यूरिक अम्ल का ही एक डेरिवेटिव है, तो डाइथायोनिक अम्ल इसको कहा गया है। ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर सल्फर का +5 और क्षारकता 2 हुई है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी पॉलीथायोनिक अम्ल की। तो पॉली यानी कि कई सारे, थायो यानी कि एस एक साथ जब जुड़े हुए होंगे तो क्या बनाएंगे, पॉलीथायोनिक अम्ल बनाएंगे, जिसमें ऑक्सीकरण अंक सल्फर का +5 होगा और क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी। और लास्ट हमारा था डाइथायोनस अम्ल, है ना। डाइथायो देखो डाई यानी कि 2, थायो मतलब सल्फर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डाइथायो नस यानी कि एक ऑक्सीजन की कमी है। तो देखो थायोनिक अम्ल से एक ऑक्सीजन कम है ना, इसके पास भी और उसके पास भी, गरीब अम्ल बेचारा। ठीक है, तो बेटा आप जब भी केमिस्ट्री पढ़े या केमिस्ट्री को जब भी पढ़ाना या कोई भी शब्द केमिस्ट्री में ऐसा हो जाए कि समझ में नहीं आ रहा है, आप संधि विच्छेद करो, है ना। हिंदी में सिखाते हैं ना आपको संधि विच्छेद करना, है ना। आप उस शब्द को अलग अलग तोड़ लो और हर एक शब्द का अपना अर्थ निकालो, और निकालने के बाद में उन सबको जोड़ करके थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि क्या हो सकता है। डाई मतलब 2, थायो मतलब एस, नस मतलब एक ऑक्सीजन कम वाला अम्ल, है ना। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, या फिर वीडियो देखते रहो हमारे, है ना। 11th के 12th के दोनों मस्त वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न हम ले लेते हैं कि जल में H2SO4 के लिए, देखो हम लोगों ने सल्फर के ऑक्सी अम्लों के बारे में पढ़ा है, परंतु H2SO4 इनमें से सब में इंपॉर्टेंट अम्ल होता है, तो इसके बारे में 2-1 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं, बाकी विस्तार में चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो एक प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जल में H2SO4 के लिए Ka2 बहुत कम है Ka1 से, और ऐसा क्यों है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आपको पता है कि H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो कैसा अम्ल है बच्चों, द्विक्षारकी अम्ल है। कैसा है बच्चों, द्विक्षारकी अम्ल है। तो इसका वियोजन भी कैसे होगा, एक एक करके ही अपने H+ को यहाँ से डोनेट करता है। तो इसका उत्तर अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि H2SO4 एक द्विक्षारकीय अम्ल है। अब अम्ल कौन होते हैं, जो H+ दान करते हैं, है ना। H+ दान करते हैं, आर्रेनियस थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो जो H+ दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, अम्ल कहलाते हैं। अब अम्ल ये कैसा अम्ल है, एक द्विक्षारकी अम्ल है, अतः जल में इसका वियोजन, अतः जल में इसका वियोजन निम्न प्रकार होता है। अब देखिए निम्न प्रकार किस प्रकार होता है, निम्न प्रकार से होता है। देखिएगा वो निम्न प्रकार कैसे है कि भाई आपने पहले एक H2SO4 का
मॉलिक्यूल लिया, है ना, अणु लिया। अब जल में वियोजित होगा तो पहली बार जब ये वियोजित होगा तो ये एक H+ यहाँ पर दान करेगा और बाकी का जो अम्ल है वो HSO4 के रूप में यहाँ पर उपस्थित होगा। अब इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए यदि हम वियोजन स्थिरांक की बात करें तो बच्चों आएगा वियोजन स्थिरांक Ka1। अम्ल का वियोजन स्थिरांक है इसलिए A लिख दिया। वियोजन स्थिरांक को K से डिनोट किया जाता है, A हमने अम्ल के लिए लिख दिया और पहली बार हो रहा है इसलिए हमने 1 लगा दिया। अब वियोजन स्थिरांक क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना। और कंसंट्रेशन को ऐसे बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब हम बात करें इसके दूसरे वियोजन की तो देखो ये HSO4 बचा ना, यही HSO4 दोबारा वियोजित होगा जल में ही और क्या देगा? वापस एक H+ देगा और आखिरकार SO4 2- में ये वियोजित हो जाएगा। तो इस दूसरे वियोजन के लिए यदि हम वियोजन स्थिरांक की बात करें तो वो निकलेगा Ka2। अब Ka2 भी क्या है? वही प्रोडक्टों की कंसंट्रेशन, ये देखिए प्रोडक्टों की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब की बार रिएक्टेंट कौन है? HSO4-। अब ये बोल रहा है कि भाई इस Ka1 की वैल्यू Ka2 से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। ये ज्यादा क्यों है? इसका कारण देखो कि H2SO4 उदासीन अणु में से H+ का वियोजन आसानी से हो जाता है। परंतु ऋण आवेशित HSO4- से H+ का वियोजन सुगमता से नहीं हो पाता। अब सुगमता से यदि नहीं हो पाएगा तो फिर वियोजन स्थिरांक का जो मान है वो कम ही आएगा ना। तो इसलिए Ka1 इज वेरी ग्रेटर देन Ka2 होता है। देखो H2SO4 एक न्यूट्रल परमाणु अणु है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, एक न्यूट्रल यौगिक है। ये यौगिक जब अपने H+ और HSO4- में टूटेगा तो बड़ी आसानी से ही अपने अंदर से H+ यहाँ से रिलीज करवा देगा। H+ यदि आसानी से रिलीज हो रहा है तो वियोजन स्थिरांक का मान भी उच्च आएगा, ठीक है। परंतु देखो HSO4- जो कि एक ऋण आयन है, ऋण आयन खुद अपने अंदर से यदि H+ निकाल रहा है तो देखो ऋण आयन तो धन आयन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है। तो देखो ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, ये धन आयन इस ऋण आयन में से निकल रहा है। तो बताओ ये ऋण आयन इस धन आयन को अपने अंदर से आसानी से निकलने देगा? नहीं निकलने देगा। तो यहाँ पर प्राप्त कंसंट्रेशन जो है H+ की वो कम प्राप्त होगी। कंसंट्रेशन यदि कम प्राप्त होगी तो Ka2 का मान भी कम ही आएगा। इसलिए Ka1 Ka2 से बहुत ज्यादा मान रखता है, ठीक है। समझ में आया होगा ये प्रश्न। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इस प्रश्न को देखिए कि आपको इस प्रश्न को देख करके लग रहा होगा कि किसी राष्ट्र की औद्योगिक सामर्थ्य किस आधार पर आंकी जा सकती है। आपको लग रहा होगा कि मैडम ने एसएसटी का प्रश्न क्यों डाल दिया। ये एसएसटी का प्रश्न नहीं है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी का ही एक टॉपिक है कि किसी राष्ट्र की औद्योगिक सामर्थ्य किस आधार पर आंकी जा सकती है। तो देखिए किसी भी राष्ट्र की जो औद्योगिक सामर्थ्य है ना बच्चों, वो H2SO4 के आधार, मतलब H2SO4 ही उसका एक कारक होता है कि
किसी भी राष्ट्र में जो H2SO4 का उत्पादन है वो कितना हो रहा है, H2SO4 का उपयोग कितना हो रहा है, क्योंकि H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है। उर्वरक उद्योग हो या आपका जो पेट्रोलियम का जो संशोधन है वो हो, है ना, और अपना जो प्रयोगशाला अपमार्जक हो, इन सभी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कई सारे जो उद्योग है ना उसमें इस्तेमाल किया जाता है कौन, अपना सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण और उसके उपयोग के आधार पर आप किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक सामर्थ्य को माप सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही होगा कि किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक सामर्थ्य उस राष्ट्र में उत्पादित व उस राष्ट्र में उपयोग की गई सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा के आधार पर आंकी जा सकती है। यानी कि किस देश में कितना ज्यादा H2SO4 का उत्पादन हो रहा है, उसकी मात्रा, और कितना ज्यादा उसे उपयोग में लिया जा रहा है पेट्रोलियम के संशोधन में, आपके प्रयोगशाला अपमार्जक के रूप में, आपके जो उर्वरक उद्योग है उसमें, है ना, और इन सभी बहुत सारी जो इसके उपयोग है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जब H2SO4 के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे तब आपको ये पता लगेगा कि कितना उपयोगी है, इसके उपयोगों पर चर्चा करेंगे। उन उपयोगों से आपको पता लगेगा कि अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ भी पाया जाता है। ओके, तो इस वजह से इसकी जो औद्योगिक सामर्थ्य है आप किसी भी राष्ट्र की पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि भाई जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाएगा, जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाएगा, उतना ही अच्छा औद्योगिक रूप से सामर्थ्य उस राष्ट्र को माना जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रश्न आपको समझ में आए होंगे बच्चों। एक तो कौन सा, कि जल में H2SO4 के लिए Ka2 की वैल्यू यानी कि द्वितीय वियोजन स्थिरांक का मान प्रथम वियोजन स्थिरांक से कम क्यों है, क्योंकि H2SO4 जो है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से H+ निकालना आसान होता है, तो यहाँ से प्राप्त H+ की जो कंसंट्रेशन है वो भी आपको ज्यादा मिलेगी और Ka1 का मान ज्यादा मिलेगा। परंतु ऋणायन में से आपको धनायन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ प्राप्त H+ की कंसंट्रेशन उतनी नहीं मिलेगी जितनी इधर मिल रही थी, इसलिए Ka2 का मान Ka1 से कम होता है। और दूसरा जो है प्रश्न वो है कि किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक सामर्थ्य के लिए H2SO4 या किस प्रकार उसको आंका जाता है, तो सीधा सीधा टारगेट किसको किया गया है, आपके सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्राणी है ना, हमारी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक यौगिक है ये, इसलिए इसके बारे में चर्चा करनी तो बनती है। और जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना वहां से प्रश्न भी ज्यादा आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगले लेक्चर हम इसी के ऊपर बेस्ड रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। मैंने 2 मूल मंत्र दिए हैं आप लोगों को केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से तैयार करने के। क्या क्या, एक तो डिवाइड एंड रूल, है ना। आप क्या करो, अपने पूरे सिलेबस को, ना कि सिर्फ केमिस्ट्री, हम पूरे ही सब्जेक्ट्स की बात करें तो पूरे सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड करके रूल करो, यानी कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में उनको बांट दो और फिर पढ़ना शुरू करो। अभी भी हमारे पास काफी टाइम है पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट डिवाइड एंड रूल, एंड सेकेंड संधि विच्छेद करो और पता लगाओ। ठीक है, धन्यवाद। मैं श्रुति मालवीय आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।